नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सेविंग अकाउंट के 7 ऐसे रूल्स बताने वाले हैं, 7 ऐसे नियम बताने वाले हैं, 7 ऐसी लिमिट्स बताने वाले हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई हैं। अगर आपका भी एक सेविंग अकाउंट है तो ये सभी नियम्स आपको पता होने आवश्यक हैं, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं, आज के समय में हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है, आप गलती करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा सकता है। आज के समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कुछ ज़्यादा ही आने लगा है। अभी तक क्या था कि गिने चुने लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस आता था, लेकिन आज के समय में आप देखेंगे तो इनकम टैक्स का नोटिस कुछ ज़्यादा लोगों को आने लगा है। तो ऐसे में अगर आप जाने अनजाने में गलती कर जाते हैं अपने बचत खाते को यूज करते समय, तो आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। और वो नोटिस पिछले 7 सालों के 8 सालों के ट्रांजेक्शन का कभी भी आपसे मांगा जा सकता है। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस पिछले 8 सालों के ट्रांजेक्शन को कभी भी दे सकता है। यानी आपको अगर आज आप गलती करते हैं तो अगले 8 सालों में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कभी भी आ सकता है और आपसे वो मांग सकता है, आपसे जवाब मांग सकता है कि ये जो आपका ट्रांजेक्शन है आप इसे एक्सप्लेन कीजिए कि ये ट्रांजेक्शन आपने क्यों किया था, आपको पैसा कहाँ से मिला था, या फिर आपने कैश निकाला था, ये कहाँ ले गए आप। तो इस तरह के आपसे सवाल करेगा। आपके पास अगर सोर्स नहीं, आप उसके पास उसका कोई जवाब नहीं है, तो वो अनएक्सप्लेन में चला जाएगा। और अगर अनएक्सप्लेन आप कर पाए, यानी एक्सप्लेन नहीं कर पाए उस ट्रांजेक्शन को, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो पेनाल्टी होती है दोस्तों, वो 60% से लेकर के 400% तक होती हैं। यानी अगर आपका कोई ऐसा ट्रांजेक्शन फंस गया जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसकी पेनाल्टी 400 गुना तक हो सकती है। जितने रुपए का आपका ट्रांजेक्शन होगा उसका 400% आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो अगर आप जाने अनजाने में गलती कर जाते हैं सेविंग अकाउंट को यूज करते समय, क्योंकि आपका जो सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता है वो आपके पर्सनल यूज के लिए है, आपको उसे कहीं भी अदर जगह यूज नहीं करना है, ना ही बिजनेस में, ना ही दोस्त रिश्तेदारों के साथ। आपको नहीं निभाना है दोस्ती रिश्तेदारी अपने सेविंग अकाउंट के साथ। अगर आप निभाते हैं तो फिर आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो आज हम आपको वो 7 पॉइंट बताने वाले हैं जो कि सभी सेविंग अकाउंट होल्डर जो हैं उनके यूज डेली आता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप मैक्सिमम एक दिन में और एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए यूपीआई के माध्यम से, यूपीआई यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आदि जो ऐप्स चल रहे हैं, इनके माध्यम से आप कितने रुपए रिसीव कर सकते हैं एक दिन में और एक साल में। वही चीज़ है, कितने रुपए आप यूपीआई के माध्यम से सेंड कर सकते हैं एक दिन में और कितने रुपए आप एक साल में सेंड कर सकते हैं। तो आपको हम आप लिमिट बताने वाले हैं यूपीआई की। अगर आप उसमें गलती करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो छूट दे रखी है, अगर आप उसके अलावा उस लिमिट को क्रॉस करते हैं सेंड करने में या रिसीव करने में, पर डे में या पूरे साल में, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी नोटिस दे सकता है। तो उससे बचने के लिए जो लिमिट बनाई गई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप ऑनलाइन तरीके से एक साल में कितने रुपए का कर सकते हैं और कैश के रूप में आप कितने रुपए का कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज के समय में हर व्यक्ति क्रेडिट कार्ड का यूज करता है। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लिमिट नहीं पता है कि वो एक साल में कितने रुपए का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और कितने रुपए का कैश में बैंक में जाकर के बिल पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है, यानी एक व्यक्ति कितने बचत खाते खुलवा सकता है। आज के समय में हर व्यक्ति 2 खाते, 4 खाते, 6 खाते, 8 खाते, 10 खाते खुलवा कर घूम रहा है। तो आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा क्या लिमिट्स बनाई गई हैं कि एक सिंगल पर्सन कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है, इस पर भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना आए। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस ना आए। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि आप एक वित्तीय वर्ष में अपने सेविंग अकाउंट से कितने रुपए कैश में विड्रॉल कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस ना आए। चाहे वो कैश आपने पॉस के माध्यम से विड्रॉल किया हो, बैंक में जाकर के विड्रॉल किया हो, एटीएम के माध्यम से विड्रॉल किया हो, ये सभी को जोड़ करके हम आपको बताने वाले हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कितने रुपए की लिमिट देता है कैश विड्रॉल करने की। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हम आप बात करने वाले हैं कि एक दिन में आप कितने रुपए अधिकतम कैश विड्रॉल कर सकते हैं बैंक से और कितने रुपए आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट में। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं जो सिंगल डे की लिमिट बनाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बचत खातों के लिए, अगर आप उससे ज़्यादा निकालते हैं एक दिन में या फिर उससे ज़्यादा एक दिन में जमा करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करेंगे कि आप एक वित्तीय वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपए की एफडी करवा सकते हैं। अगर आप उस लिमिट से ज़्यादा, जो लिमिट इनकम टैक्स के द्वारा तय की गई है, उस लिमिट को क्रॉस करके आप एफडी करवा देते हैं तो फिर दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन 7 विषयों पर विस्तार से जानकारी देने वाले हैं
क्योंकि ये सातों टॉपिक हैं, सातों विषय हैं, ये आप सभी की लाइफ से जुड़े हुए हैं और आप सभी इनका यूज करते हैं। तो अगर आप जाने अनजाने में इन पॉइंट को मिस कर जाते हैं, इनकी जो लिमिट्स बनाई गई हैं उन्हें क्रॉस कर जाते हैं, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगले 8 सालों में कभी भी नोटिस दे सकता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो आप पेनल्टी होती हैं वो 60% से लेकर के 400% तक होती हैं, जो कि बहुत हैवी होती हैं। इनसे आपको बच के रहना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी दें, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए यूपीआई के माध्यम से सेंड कर सकते हैं और यूपीआई के माध्यम से कितने रुपए आप एक वित्तीय वर्ष में रिसीव कर सकते हैं। एक दिन में आप कितने रुपए यूपीआई के माध्यम से सेंड कर सकते हैं और एक दिन में आप यूपीआई के माध्यम से कितने रुपए रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में 10,000 रुपए एक दिन में किसी को आप भेज सकते हैं और 10,000 रुपए तक आप किसी से अपने बचत खाते में रिसीव कर सकते हैं। एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इससे ज़्यादा आप करते हैं, 10,000 रुपए से अधिक आप डेली कर रहे हैं, तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कभी भी आ सकता है। दोस्तों, आप कभी कभार कर लें ट्रांजेक्शन, कोई बड़ा ट्रांजेक्शन है आपको करना है 1,50,000 रुपए का, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जहां आप डेली कर रहे हैं वहां पर दिक्कत है। आप आज कर रहे हैं 50,000 रुपए, कल फिर कर रहे हैं, 3 दिन बाद फिर कर रहे हैं, 8 दिन बाद फिर कर रहे हैं। तो इस तरह से अब ऐसा तभी होगा जब आपका कोई बिजनेस होगा, कोई काम होगा, आप कोई ऐसा काम करते होंगे जहां से आप 100, 200, 500 रुपए उससे कमा रहे हैं। तो 100, 200, 500 रुपए के चक्कर में आप बहुत लंबी पेनाल्टी के चक्कर में पड़ जाएंगे अगर आप अपने बचत खाते का यूज करते हैं। आप बचत खाते का यूज मत करिए, क्योंकि आपका जो बचत खाता है वो आपके पर्सनल यूज के लिए है, आपके बिजनेस के लिए नहीं है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब इस तरह से आप ट्रांजैक्शन का यूज करेंगे, अगर आप यूपीआई के माध्यम से एक साल में 8 से 10 लाख रुपए तक सेंड कर देते हैं एक वित्तीय वर्ष में, और या फिर 8 से 10 लाख रुपए तक यूपीआई के माध्यम से आप अपने बचत खाते में रिसीव कर लेते हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी अच्छी खासी इनकम है, 8-10 लाख रुपए आपकी इनकम है। तो उस दशा में क्या होगा, आप चूंकि इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा और आपसे पूछेगा कि जब आपकी इनकम इतनी अच्छी है, 8-10 लाख रुपए आप सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो आप इनकम टैक्स पे क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर वो आपसे किसी ट्रांजेक्शन को लेकर आपसे पूछेगा कहाँ पैसा दिया, कहाँ से लिया। तो अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो ट्रांजेक्शन आपका अनएक्सप्लेन में चला जाएगा। फिर आपके ऊपर जो पेनल्टी होंगी वो 60% से लेकर के 400% तक होगी। वो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी हैवी पेनल्टी होंगी। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको बड़े ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से नहीं करने हैं। कभी कभार हो गया, बात अलग है, महीने 2 महीने में आपने 1,50,000 का कोई बड़ा ट्रांजैक्शन कर लिया, उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई दिक्कत नहीं, आपसे कभी जवाब नहीं मांगेगा। लेकिन अगर आप डेली कर रहे हैं, आपका कोई व्यवसाय है, उसमें आप 15-20,000, 25,000 पर डे ले रहे हैं, किसी यूपीआई के माध्यम से आपने अपने बचत खाते का ही बारकोड चिपका रखा है दुकान पर और बचत खाते में आप पैसा ले रहे हैं, तो इनकम टैक्स जब आपके महीने में 5-6 लाख रुपए हो जाएगा इस तरह से, तो और जब 5-6 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन आपके महीने में हो जाएंगे, तो साल में तो आपका 40-50 लाख रुपए आराम से हो जाएगा। जब 40-50 लाख रुपए हो जाएगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि जिसकी भी ट्रांजैक्शन एक साल में 20 लाख रुपए के ऊपर है, उसे जीएसटी लेना अनिवार्य है। ना ही आपके पास जीएसटी नंबर है, ना ही आपने करेंट अकाउंट ओपन करवा रखा है, और आप बता रहे हैं कि मेरे सेविंग अकाउंट है, मेरा पर्सनल ट्रांजैक्शन है, उस दशा में आप बुरे फंस जाएंगे। तो ये चीज़ आज से ही आप बंद कर दीजिए। बिजनेस का 1 रुपया भी अपने बचत खाते में लेना बंद करिए, वरना बड़ी मुसीबत में आप लोग फंस जाएंगे। तो आप लोग 10,000 रुपये से अधिक एक दिन में यूपीआई के माध्यम से ना ही लें और ना ही आप किसी को दें। ये चीज़ आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है, ये हालांकि जो इनकम टैक्स का ट्यूटोरियल है वहाँ पर ये चीज़ दर्शाई नहीं गई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनके भी इस तरह के ट्रांजैक्शन हो जाते हैं उन लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है। तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है, इतनी लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ऑनलाइन तरीके से एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए का कर सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे जो छात्र हैं वो ये देखा करते हैं कि ऑफर किस बैंक का आया है। अब उन्हें पता है कि उनके किसी दोस्त के पास या रिश्तेदार के पास फला बैंक का क्रेडिट कार्ड है, किसी दूसरे मित्र या रिश्तेदार के पास किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो वो लोग ये देखा करते हैं कि ऑनलाइन जो सेल आती हैं जिनमें छूट आती है, तो किस बैंक की आई, कोई मोबाइल है, कोई गैजेट्स है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो वो लोग उस छूट पर उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीद लेते हैं। अब पता चला कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत वास्तविक बाजार में 25,000 रुपये है, और वो उन्हें क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उन्हें पता चला कि एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड जो है उस पर 20% छूट चल रही है, तो उसमें पता चला उन्हें वो 20,000 रुपये का मिल गया। तो उन्होंने वहाँ से क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपये का ले लिया। उसके बाद वो दुकानदार, किसी भी दुकानदार को 22-23,000 रुपये में सेल कर देंगे, क्योंकि दुकानदार को भी पता है कि 25,000 का बिक जाएगा। 2-3 हज़ार रुपये दुकानदार को बच गए, 2-3 हज़ार रुपये उस व्यक्ति को बच गए जिसने ट्रांजेक्शन किया।
तो कुल मिलाकर के 2-3 हज़ार रुपये के चक्कर में आप अगर इस तरह करने लगेंगे तो फिर बहुत सारे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। 2-3 हज़ार रुपये कमाने के चक्कर में वो लोग क्या कर रहे हैं कि इस तरह से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड का। अब उनका क्या है कि ट्रांजैक्शन जब वो इतना ज़्यादा करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का 1 साल का उनका जो पेमेंट है वो 40 लाख 50 लाख रुपए हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आप ऑनलाइन मोड से क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। और ये सभी क्रेडिट कार्ड को जोड़ करके मैं लिमिट बता रहा हूँ। ऐसा नहीं, आपके पास अगर 3 क्रेडिट कार्ड हैं तो तीनों को जोड़ करके आपकी लिमिट 10 लाख रुपए से अधिक नहीं जानी चाहिए। बहुत ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक बैंक का है उसमें 10 लाख कर लेंगे, दूसरे बैंक का है उसमें 10 लाख कर लेंगे, तीसरे बैंक का है उसमें 10 लाख कर लेंगे। ऐसा नहीं है, सभी बैंकों को जोड़ करके आपकी जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप अधिकतम 10 लाख रुपए ऑनलाइन मोड से अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कर रहे हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। वही अगर हम कैश पेमेंट की बात करें क्रेडिट कार्ड के बिल की, तो इसकी जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपए। अगर आप कैश में बैंक जा करके बिल का पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो 1 साल में अधिकतम आपके पास जो छूट है वो 1 लाख रुपए की है। इससे ज़्यादा अगर आप कैश में बिल पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का तो भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप अधिकतम कितने रुपए की एफडी करवा सकते हैं एक वित्तीय वर्ष में। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अधिकतम एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए की एफडी करवा सकते हैं सभी बैंकों को जोड़ करके। ऐसा नहीं कि आप एसबीआई में 5 लाख करवा देंगे, बड़ौदा में 6 लाख करा देंगे, पीएनबी में 3 लाख करा देंगे, ऐसा नहीं है। एक वित्तीय वर्ष में आप अधिकतम 10 लाख रुपए की एफडी करवा सकते हैं। उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। आप 10 लाख रुपए से अधिक की एफडी एक वित्तीय वर्ष में कराते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास सोर्स है, आपको पता है कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप सही से जवाब दे पाएंगे तो आप 20 लाख की कराइए, 50 लाख की कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे इनकम टैक्स जवाब मांगेगा, आप उसका जवाब दे दीजिएगा, बस बात खत्म है। लेकिन हाँ, आपका ये सोर्स जो है जेन्युइन होना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जेन्युइन नहीं है, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता नहीं पाएंगे कि पैसा मेरे पास कहाँ से आया, ये एफडी जो हम करवा रहे हैं पैसा कहाँ से आया, तो फिर आप दिक्कत में फंस जाएंगे। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत हैवी पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज करेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको समझने वाली बात यह है कि आपका जो एफडी का इंटरेस्ट होता है वो जो नॉर्मल सिटीजन है उनके लिए 40,000 रुपये तक टैक्स फ्री होता है। और 40,000 रुपये से ऊपर अगर आप इनकम कमाते हैं एफडी से, सभी एफडी को जोड़ करके, आपकी जितने भी बैंक में एफडी हैं वो चाहे 4 बैंकों में हो, 3 बैंकों में हो, चाहे जितने बैंक में हो, अगर उनका इंटरेस्ट एक वर्ष में 40,000 रुपये तक है तो बिल्कुल फ्री है, आप पूरा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 रुपये से ऊपर जाता है तो फिर आपको 10% टीडीएस देना होगा। और वो 10% टीडीएस आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा हो जाएगा। जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो वो जो आपका टीडीएस कटा है वो उसी में लेस हो जाएगा, आपका जो भी टैक्स बनेगा। लेकिन अगर आप दायरे में नहीं आते हैं, आप इनकम टैक्स पेयर नहीं हैं, आप जब बताएंगे उन्हें कि ये सिर्फ हमारी इनकम इतनी है, हम 5 लाख रुपए से कम इनकम है वार्षिक, तो उस दशा में आपका जो टीडीएस होगा वो आपको रिफंड मिल जाएगा। वहीं जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए यह सीमा 50,000 रुपये है। सीनियर सिटीजन अगर एक वित्तीय वर्ष में एफडी से 50,000 रुपये तक इंटरेस्ट कमाते हैं तो उन्हें पूरी तरह से छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 50,000 रुपये से ऊपर अगर उनका इंटरेस्ट हो जाता है तो उस दशा में उनको भी 10% टीडीएस देना होगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है, क्योंकि आज के समय में जिसको देखो वही सेविंग अकाउंट ओपन कर ले रहा जीरो बैलेंस में। ये बैंक है, फलाना बैंक, ढिकाना बैंक, वहाँ खुलवा लो, यहाँ खुलवा लो। तो आखिर कितने आप सेविंग अकाउंट रख सकते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है या आरबीआई कहता है कि आप जितनी मर्जी चाहे सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस उनका जेन्युइन यूज होना चाहिए। यानी ईमानदारी से आप उन खातों में लेन देन करिए, ईमानदारी से अपने खातों का संचालन करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसा ना हो कि कोई खाता ऐसा हो जिसमें गलत इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे कि सट्टेबाजी हो रही हो, जुआ हो रहा हो, गैम्बलिंग हो रही हो। इस तरह का कोई भी कार्य उन खातों से नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो कुल मिलाकर के जितने अधिक आपके खाते होंगे, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपका कोई भी सेविंग अकाउंट डॉर्मेंट पड़ा रहता है तो उसका असर आपकी सिबिल पर पड़ता है, यानी आपकी सिबिल स्कोर को वो खराब करता है। तो अगर आपके कई सारे सेविंग अकाउंट हैं जिनका आप यूज नहीं करते तो आप उन्हें बैंक जाकर के बंद करा दीजिए। वो अपने आप बंद नहीं होते। लोगों की मानसिकता होती है कि मैं उस खाते में लेन देन नहीं करता, उसमें 200 रुपये रह गए थे या 500 रुपये रह गए थे, अपने आप बंद हो गया होगा। ऐसा कभी नहीं होता है। आपका अकाउंट डॉर्मेंट होता है लेकिन क्लोज नहीं होता है, तो आपको बैंक जाना होगा, वहाँ पर उसे क्लोज कराना होगा। अगर आप उसे क्लोज नहीं कराएंगे वो आपकी सिबिल पर बुरा असर डालता रहेगा। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जितने अधिक सेविंग अकाउंट होंगे वो आपसे उतना अधिक मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन कराएंगे, आपसे एसएमएस चार्जेस उतने ज़्यादा पड़ेंगे, एटीएम चार्जेस पड़ेंगे। तो बैंक के जो भी चार्जेस होते हैं वो सभी अकाउंट में आपको पे करना होगा। तो जितने अकाउंट से आपका काम चले आप उतने अकाउंट रख सकते हैं। आरबीआई या इनकम टैक्स के को इससे कोई दिक्कत नहीं है।
आपका जितना मन चाहे, जितने में आपका काम चल जाए उतने बचत खाते आप रख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप एक दिन में अधिकतम कितने रुपए बैंक से कैश में विड्रॉल कर सकते हैं और अधिकतम कितने रुपए आप कैश में बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, सिंगल डे की जो लिमिट बनाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा वो है 2 लाख रुपए। अगर आप 2 लाख रुपए से अधिक एक दिन में कैश विड्रॉल करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और वो आपसे पूछ सकता है कि आप ये पैसा निकाल कर कहाँ ले गए, किसे दिया। इसका आपको जवाब देना होगा। तो अगर आपको ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है तो आप 2-3 बार में निकाल लीजिए। एक दिन में आप 2 लाख रुपए से अधिक विड्रॉल मत करिए। आपको ज़रूरत ज़्यादा की है तो आप 1.5 लाख रुपए करके आप कई बार में विड्रॉल कर लीजिए। लेकिन आपको ध्यान रहे कि आपकी जो 1 वर्ष की कैश विड्रॉल की लिमिट है वो सिर्फ 10 लाख रुपए है। इससे ज़्यादा आप निकालेंगे तो भी आपको नोटिस मिल सकता है और ये सभी बैंकों को जोड़ करके है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक बैंक की मान लेंगे तो मान लिया जाएगा। ये सभी बैंकों को, आपके जितने भी खाते हैं उन सभी में देखा जाएगा कि आपने कितना कैश विड्रॉल किया है एक फाइनेंशियल ईयर में। तो अधिकतम आप 2 लाख रुपए विड्रॉल कर सकते हैं। डिपॉजिट की बात करें अगर हम कैश डिपॉजिट की, तो वहाँ पर भी आपकी जो लिमिट है वो एक दिन की वो 2 लाख रुपए है। अगर आप 2 लाख रुपए से अधिक एक दिन में कैश डिपॉजिट करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है, आपसे पूछ सकता है कि ये पैसा आपको कहाँ से मिला। अगर आपके पास जवाब है, आपके पास सोर्स है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है इनकम का कि जो आप बता सके, उन्हें एक्सप्लेन कर सके, तो फिर आप ऐसा काम मत करिए। आपके पास ज़्यादा कैश है तो आप 2 से 3 बार में डिपॉजिट कर दीजिए बैंक अकाउंट में जाकर के। एक दिन में डिपॉजिट मत करिए वरना आपको नोटिस मिल सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में आप कितने रुपए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं अपने बचत खाते में। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हैं 2, 4, 5, 6, उन सभी को जोड़ करके जो इनकम टैक्स की लिमिट बनाई गई है वो है 10 लाख रुपए। आप अधिकतम एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए ही डिपॉजिट कर सकते हैं अपने बचत खाते में। इससे ज़्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आप बच नहीं सकते, सारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। आपका जो पैन कार्ड है वो आपके आधार से लिंक है, आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक है, आपके पैन कार्ड आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है। तो कुल मिलाकर के आपकी सारी आईडी, सारा मोबाइल नंबर एक दूसरे से अटैच है। तो किसी खाते में अगर आपकी पैन नहीं लिंक है तो आधार लिंक होगा, आधार नहीं लिंक है तो मोबाइल नंबर लिंक होगा। इससे आप पकड़ में आ जाएंगे, चोरी नहीं कर पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। अगर आप गलती करते हैं तो पकड़े जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक वित्तीय वर्ष में आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हैं उन सभी की जो लिमिट है पूरे साल की वो 10 लाख रुपए है। इससे ज़्यादा आप डिपॉजिट मत करिए। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कैश विड्रॉल में कि आप एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसकी भी लिमिट सभी बैंक अकाउंट को जोड़ करके 10 लाख रुपए ही है। आप 10 लाख डिपॉजिट भी कर सकते हैं और 10 लाख अधिकतम विड्रॉल भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है कि ये पैसा आप 10 लाख रुपए से अधिक निकाल करके ले गए तो कहाँ ले गए। जितने भी अकाउंट होंगे उन सभी को जोड़ करके देखा जाता है। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।